ऑफिशियल ज्ञान बिंदु क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम फिजिक्स के अंदर, साइंस में फिजिक्स के अंदर तरंग का चैप्टर पढ़ेंगे। तरंग को इंग्लिश में वेव्स के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तरंग, तरंग को इंग्लिश में क्या कहते हैं? वेव कहते हैं। क्या कहते हैं? वेव्स। ठीक है, तो इस चैप्टर के अंदर सबसे पहले हम तरंग गति को पढ़ेंगे। तरंग किसे कहते हैं बताओ? तरंग किसे कहते हैं? तरंग एक स्थान से दूसरे स्थान तक कोई भी चीज अगर ट्रांसफर हो रही है, क्या हो रही है? कोई भी चीजें ट्रांसफर हो रही हैं, तो ट्रांसफर कैसे होती है? कोई ना कोई माध्यम से होती है, या हो सकता है माध्यम की आवश्यकता नहीं भी पड़ती हो, तो उसे हम क्या कहते हैं? तरंग कहते हैं। तरंग की डेफिनेशन क्या होती है? देखो, एक स्थान से दूसरे स्थान तक, एक स्थान से दूसरे स्थान तक किसी भी माध्यम में किसकी गति? कण की गति। कण की गति क्या कहलाती है? तरंग कहलाती है। ठीक है, क्या कहलाती है? तरंग कहलाती है। ठीक है, इसे हम कहते हैं तरंग। उसके बाद आता है तरंग की गति। क्या आता है? तरंग गति। तरंग गति किसे कहेंगे? ठीक है, वेव मोशन। क्या कहेंगे इंग्लिश में? वेव मोशन। वेव मोशन क्या होता है? देखो ध्यान से सुनो। तरंगे किसी माध्यम में उत्पन्न विक्षोभों का ऐसा प्रतिरूप है जो माध्यम के कणों के वास्तविक प्रवाह के बिना एक स्थान से दूसरे स्थान तक एक निश्चित वेग से गति करती हैं तथा ऊर्जा स्थानांतरित करती हैं। इन विक्षोभों की गति तरंग गति कहलाती है। ठीक है, तो मैं तरंग गति की डेफिनेशन लिख रहा हूं, आपको ध्यान देना है तरंग गति की डेफिनेशन पर। तरंगे किसी माध्यम में उत्पन्न, तरंगे किसी माध्यम में उत्पन्न विक्षोभों तरंगे किसी माध्यम में उत्पन्न विक्षोभों का ऐसा पैटर्न है, विक्षोभों का ऐसा पैटर्न। पैटर्न का मतलब क्या होता है? पैटर्न का मतलब हिंदी में हम कह सकते हैं प्रतिरूप। क्या कह सकते हैं? जो माध्यम के कणों के वास्तविक प्रवाह के बिना, जो माध्यम के कणों के वास्तविक प्रवाह के बिना वास्तविक प्रवाह के बिना एक स्थान से दूसरे स्थान तक निश्चित वेग से गति करती हैं। निश्चित वेग से गति करती हैं तथा ऊर्जा स्थानांतरित करती हैं। उसे क्या कहते हैं? उसे तरंग गति कहते हैं। आप समझते जाइए। ठीक है,
कि तरंग गति क्या है, मैं आपको समझा रहा हूं वापस से। तरंगे किसी माध्यम में उत्पन्न, तरंगे किसी माध्यम में उत्पन्न विक्षोभों का ऐसा पैटर्न, विक्षोभों का ऐसा पैटर्न, ऐसा प्रतिरूप जो माध्यम के कणों के वास्तविक प्रवाह के बिना, माध्यम के कणों के वास्तविक प्रवाह के बिना निश्चित वेग से गति करती हैं तथा ऊर्जा क्या करती हैं, ऊर्जा स्थानांतरित करती हैं। इन विक्षोभों की गति को क्या कहते हैं, इन विक्षोभों की गति को क्या कहते हैं, तरंग गति कहते हैं। अब मैं आपको विक्षोभ की इंग्लिश बताता हूं। अभी आपको विक्षोभ समझ में नहीं आया कि विक्षोभ है क्या। आप किसी को हद से ज्यादा डिस्टरबेंस करते हैं, क्या करते हैं, डिस्टरबेंस करते हैं, मतलब किसी को आप परेशान करते हैं, वही क्या है, विक्षोभ। अब आपको इंग्लिश के वर्ड से समझ में आ गया होगा डिस्टरबेंस का मतलब क्या होता है, समझ में आ गया ना विक्षोभ क्या है। मतलब कि तरंगे किसी माध्यम में उत्पन्न डिस्टरबेंस, तरंगे किसी माध्यम में उत्पन्न डिस्टरबेंस का ऐसा पैटर्न है, क्या है, पैटर्न है, कौन, डिस्टरबेंस का पैटर्न है। आप जिसको परेशान करते हो, हर तरह का डिस्टरबेंस, हर तरह का पैटर्न, किस किस तरीके से आप डिस्टरबेंस करते हो, वो पैटर्न कोई माध्यम में, आप किस माध्यम से पैटर्न मतलब मुझे परेशान करते हो। मैथ में आप मुझे मैथ में डिस्टरबेंस करके आप उसका पैटर्न करते हो या परेशान करते हो। एक माध्यम हुआ कि आप मैथ में रीजनिंग पढ़ के, मैथ पढ़ के या रीजनिंग पढ़ के या साइंस पढ़ के, जो उससे आप डिस्टरबेंस करते हो ना, मुझे डिस्टरबेंस करते हो, वो एक पैटर्न है जो माध्यम के कणों के वास्तविक प्रवाह के बिना निश्चित वेग से गति करती हैं वो, या ऊर्जा स्थानांतरित करती हैं। तो इन विक्षोभों की गति क्या कहलाती है, तरंग गति के। जो भी आप डिस्टरबेंस करते हैं उससे जो मोशन होता है वही क्या है, तरंग गति है। तरंग गति में माध्यम के कण विक्षोभ के साथ आगे नहीं बढ़ते बल्कि अपनी माध्य स्थिति के इधर उधर कंपन करते हैं। तो पहली बात क्या आ गई इसके अंदर, दो मुख्य कारण है इसके, दो मुख्य क्या है, कारण है। पहला कारण क्या है, पहला कारण आप नोट कर सकते हैं, तरंग गति में माध्यम के कण, तरंग की गति में माध्यम के कण, तरंग गति में माध्यम के कण विक्षोभ के साथ, किसके साथ, विक्षोभ के साथ आगे बढ़ते हैं, या आगे विक्षोभ के साथ आगे नहीं बढ़ते, ठीक है, विक्षोभ के साथ आगे नहीं बढ़ते हैं बल्कि कणों के इर्द गिर्द घूमते हैं। उसके बाद इधर उधर घूमते हैं, चाहे इधर इधर उधर कंपन करते हैं, आप ऐसे भी लिख सकते हो, इधर इर्द गिर्द क्या करते हैं, कंपन करते हैं, ऐसे भी लिख सकते हो, चाहे घूमते हैं, बात ऐसे लिख लो, कैसे भी लिख लो, ठीक है, इर्द गिर्द कंपन करते हैं। माध्यम में कंपन करने वाले कणों के वेग विभिन्न स्थितियों में भिन्न भिन्न होते हैं, परंतु किसी भी माध्यम में तरंग की चाल नियत होती है। माध्यम में कंपन करने वाले कणों के वेग हर परिस्थिति में क्या होते हैं, भिन्न भिन्न। तो सेकंड पॉइंट क्या लिखोगे, माध्यम में कंपन करने वाले कणों के वेग हर स्थिति में क्या होते हैं, भिन्न भिन्न होते हैं, भिन्न भिन्न होते हैं, ठीक है। परंतु माध्यम में तरंग की चाल क्या होती है, नियत होती है। देखो नेक्स्ट आता है तरंगों से संबंधित शब्दावली, कि तरंग के अंदर सबसे पहले क्या क्या आता है, ठीक है।
इसके अंदर हम समझते हैं सबसे पहले एक डायग्राम से हम समझेंगे इस चीज को। सबसे पहले एक डायग्राम मैं यहां पर बना रहा हूं, उस डायग्राम से आपको समझना है। देखो इसमें तो यहां दे रखा है कण की माध्य अवस्था है। ये क्या है? कण की माध्य अवस्था। ये क्या है? कण की माध्य अवस्था। ठीक है, इसको कण की माध्य अवस्था कहते हैं। क्या कहते हैं? कण की माध्य अवस्था। ठीक है। तरंग की गति की दिशा, ये क्या है यहां पर? इधर तरंग की गति की, तरंग गति की दिशा। तरंग गति की दिशा क्या है? तरंग गति की दिशा। ठीक है। और यहां पर इस तरीके से ये क्या है? देखो यहां इसको हम बोलते हैं, इसको इस कंडीशन में बोलते हैं सुरंग। क्या बोलते हैं? सुरंग। या इसका दूसरा नाम क्या है? इसको बोलते हैं शीर्ष। और इसको क्या बोलते हैं? इसको क्या बोलते हैं? गर्त बोलते हैं। क्या बोलते हैं? गर्त। और इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं आयाम। क्या बोलते हैं? आयाम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ये क्या है पता है ना आपको? सुरंग है ना, पता है ना ये। और ये क्या है यहाँ पर? गर्त। ये गर्त है। अब ये दो गर्त हो गए। कितने गर्त हो गए? दो गर्त हो गए। देखो कितने गर्त हो गए? और दो क्या हो गए? सुरंग। तो दो सुरंगों के बीच की दूरी, इसे क्या कहते हैं? इसे कहते हैं तरंग। इसको लैम्डा से दर्शाते हैं। ठीक है। तरंग दैर्घ्य को किससे दर्शाते हैं? लैम्डा से। कण की मध्य स्थिति, और ये जो लाइन जा रही नहीं है लाइन, इस लाइन को फिर से दोबारा देख लो। क्या है? क्या है बताओ? ये लाइन बताओ ना। इस लाइन को क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे तरंग गति की दिशा। तरंग गति आपको पता ही लग गया क्या होती है। ठीक है। सबसे पहले जो ये वाला पॉइंट है ना, एक तरीके से ये वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट, इस पॉइंट को क्या कहते हैं बताओ? आयाम कहते हैं। क्या कहते हैं? आयाम। बात आ रही कि नहीं आ रही समझ में? बताओ क्या कहते हैं इसे? आयाम। ठीक है। कोई भी सुरंग के बीच की दूरी, कोई भी गर्त के बीच की दूरी, इसे भी क्या कहते हैं बताओ? इसे लैम्बडा कहते हैं। और लैम्बडा क्या है? तरंग दैर्घ्य। बात आ रही समझ में? नहीं आ रही है? तो सबसे पहले हम आयाम की डेफिनेशन लिखेंगे। इसकी डेफिनेशन लिखेंगे। सबसे पहले आयाम क्या होता है? आयाम को इंग्लिश में क्या कहते हैं? ए बोलते हैं। आयाम का मतलब होता है ए। तो हमने ऊपर हेडिंग डाल रखे क्या? ठीक है। इसको ए से दर्शाते हैं आयाम को। एम्पलीट्यूड आपने सुना हो तो, एम्पलीट्यूड को क्या बोलते हैं? ए का मतलब क्या है यहां पर बताओ? यहां इस ए का मतलब क्या होता है? एम्पलीट्यूड। क्या होता है? एम्पलीट्यूड। अरे अंग्रेजी भी सीखनी बहुत जरूरी है भाई। एम्पलीट्यूड
आप देखो यहां से ये कण की माध्य स्थिति, यहां से हमने कोई कण को फेंक रहे हैं और इसकी अधिकतम विस्थापन यहां पर है। विस्थापन समझ रहे हो क्या होता है? विस्थापन समझते हो ना, तय की गई दूरी विस्थापन कहलाती है। तो अधिकतम विस्थापन जो यहां पर जाएगा, आप किसी पत्थर को कितनी ऊपर तक फेंक सकते हैं, ये क्या है? विस्थापन। लेकिन ये जो टॉप है ना, इसका टॉप कहां तक जाएगा ये विस्थापन, मतलब कि उस पत्थर की जो दूरी है, तय की गई जो दूरी है, वो कितनी ऊपर तक जाएगी, उसको हम आयाम कहते हैं। ठीक है, किसी माध्यम में तरंग संचरण की दिशा में माध्यम के कणों का उनकी माध्य स्थिति से किसी एक और अधिकतम विस्थापन आयाम कहलाता है। ठीक है, आयाम की डेफिनेशन क्या होती है? यहाँ पर किसी माध्य स्थिति से, तो लिख रहा हूं मैं यहाँ पर इसकी डेफिनेशन, किसी कण की माध्य अवस्था से अधिकतम, क्या है? अधिकतम विस्थापन को क्या कहते हैं? को आयाम कहते हैं। क्या कहते हैं? आयाम कहते हैं। आयाम कहते हैं। आयाम कहते हैं। आयाम कण के कंपन पथ की कुल लंबाई का आधा होता है। आयाम कण के कंपन पथ की कुल लंबाई का आधा होता है। आयाम कण के कंपन पथ की लंबाई का क्या होता है? आधा होता है। इसका एसआई मात्रक क्या होता है? एसआई मात्रक क्या होता है? मीटर होता है। क्या होता है? मीटर होता है। मीटर क्यों होता है, आप बताओ? मैंने आपसे कहा यहां से यहां तक ये विस्थापन की बात चल रही है। किसकी बात चल रही है? विस्थापन। और विस्थापन किसको कहते हैं? विस्थापन का मतलब होता है तय की गई दूरी को, तय की गई दूरी। और दूरी का मात्रक क्या होता है बताओ? मीटर होता है कि नहीं होता? इसलिए हम कह सकते हैं कि जो आयाम होता है इसका एसआई मात्रक मीटर होता है। क्या होता है? मीटर होता है। ठीक है, ध्यान रखना है आपको। देखो अब बात चलेगी किसकी? आवृत्ति की। सेकंड आती है इसके अंदर आवृत्ति। फ्रीक्वेंसी इसको इंग्लिश में कहते हैं। क्या होती है? जब किसी माध्यम में तरंग का संचरण, मान लो कि ये माध्यम है, इसमें तरंग का संचरण हो रहा है, तरंग ऊपर नीचे आ रही है, ठीक है, यही तो है। ठीक है, तो उसके बाद क्या हो रहा है कि जो इसमें एक सेकंड में माध्यम के कोई कण जो है वो किए गए कंपनों की संख्या उस कण की आवृत्ति कहलाती है। ठीक है, तो एक सेकंड में तो लिख सकते हैं, एक सेकंड में कणों द्वारा कंपनों की संख्या को आवृत्ति कहा जाता है। देखो यहां से यहां तक मानो एक, इसको आवृत्ति को क्या कहेंगे? एक बार का मतलब एक कंपन तो ये होगा एक तरीके से। समझ में आ गई मेरी बात? जो ये कण यहां से जा रहा है ना, कण की माध्य अवस्था से जो ये कण यहां से यहां तक जा रहा है ऊपर तक, यहां तक एक बार कंपन होगा इसमें। फिर यहां से यहां तक फिर कितनी बार होगा बताओ? फिर कितनी बार होगा? 2 बार कंपन। तो मतलब कि एक सेकंड में कणों द्वारा कंपनों की संख्या, एक सेकंड में कितनी बार कंपन हो रहा है, उसको क्या कहते हैं?
क्या कहते हैं उसको? आवर्ती कहते हैं। एक सेकंड में कितनी बार कंपन हुआ, इसको कहते हैं कंपनों की संख्या को, उस कण की आवृत्ति कहते हैं। आवृत्ति किसी माध्यम में तरंग द्वारा एक सेकंड में तय की गई पूर्ण तरंग दैर्ध्यों की कुल संख्या होती है। तरंग द्वारा एक सेकंड में जो कुल कंपनों की संख्या है उसको भी। माध्यम के किसी कण द्वारा अपनी माध्य स्थिति के दोनों ओर एक कंपन पूर्ण करने में लगा कुल समय कण के कंपन का आवर्तकाल कहलाता है। बात आ रही समझ में? एक सेकंड में कितनी बार यहां से यहां तक कंपन हो रहा है। अब देखो एक सेकंड में कितनी बार कंपन हुआ, मेरी बात समझ में? कंपन जो जितनी बार हुआ ना उस संख्या को क्या कहते हैं? आवर्ती कहते हैं। इतनी बात समझ में आ गई? और इस कण से यहां तक जब ये कंपन हुआ और इस कण के कंपन में जितना समय लगा वो क्या कहलाता है? आवर्तकाल। बात आई समझ में? कंपनों की संख्या को आवर्ती, कंपनों की संख्या में लगा समय आवर्तकाल। बात आई कि नहीं समझ में? बताओ। तो अब आपको अगली डेफिनेशन क्या लिखनी है? थर्ड डेफिनेशन है आवर्तकाल। क्या है? आवर्तकाल। आवर्तकाल को इंग्लिश में क्या कहते हैं? आवर्तकाल को इंग्लिश में टाइम पीरियड कहते हैं। क्या कहते हैं? टाइम पीरियड। टाइम पीरियड, आवर्तकाल। माध्यम के किसी कण द्वारा अपनी माध्य स्थिति के दोनों ओर, माध्यम के किसी कण द्वारा अपनी माध्य स्थिति के दोनों ओर एक कंपन पूर्ण करने में लगा कुल समय आवर्तकाल कहलाता है। माध्य के किसी कण द्वारा अपनी माध्य स्थिति के ऊपर व नीचे, ऊपर व नीचे, ऊपर और नीचे का मतलब समझ रहे हो? आगे या पीछे, ऊपर व नीचे, ठीक है। एक कंपन पूर्ण करने में, एक कंपन पूर्ण करने में लगा समय क्या कहलाता है? आवर्तकाल कहलाता है। कहलाता है। मतलब यहां से आप जब माध्य स्थिति से मतलब एक कंपन पूर्ण होगा उसमें जो समय लगेगा उसे आवर्तकाल कहते हैं अपन। इसे किससे दर्शाते हैं? इसे टी से दर्शाते हैं। फ्रीक्वेंसी को किससे दर्शाते हैं? एन से भी दर्शा सकते हैं। फ्रीक्वेंसी को एन से दर्शाएंगे, इसको हम टी से दर्शाएंगे। ठीक है ना? इसका दूसरा नाम क्या है बताओ? आवर्तकाल का दूसरा नाम, सेकंड नेम क्या है इसका? इसे कहते हैं दोलन काल। क्या कहते हैं? आवर्तकाल को क्या कहते हैं? दोलन काल भी कहते हैं। ठीक है। उसके बाद देखो, ये रब कर दूं, देखो आवर्ती और आवर्तकाल में संबंध बता रहा हूं मैं। यहां पर एक साइड में लिखना है आपको आवर्ती वे आवर्तकाल में संबंध।
में एक तरफ, और एक तरफ क्या लिखना है आपको, वेग तरंग दैर्ध्य। एक तो होता है वेग में और तरंग दैर्ध्य में, और आवर्ती भी लिख सकते हो। संबंध बंद कर दो इसको। तो देखो आवर्तकाल बटा क्या होता है, आवर्तकाल का मतलब क्या होता है, आवर्तकाल सबसे पहले हम बात कर रहे हैं किसकी, आवर्तकाल की। देखो आवर्तकाल बराबर होता है, को टी से दर्शाते हैं, ये होता है 1/n। बात आई कि समझ में नहीं आई, बताओ, बात समझ में आ गई। आवर्तकाल बराबर क्या होता है, 1/n, ठीक है। उसके बाद देखना आवर्ती क्या होता है, आवर्ती क्या होता है, अगर आवर्ती चाहिए आपको तो क्या हो जाएगा, 1/t चाहिए, आवर्ती को n से दर्शाते हैं, मतलब कि t बराबर 1/n, तो n बराबर क्या होता है, तो ये विपरीत होगा कि नहीं होगा बताओ, आवर्ती आवर्तकाल का विपरीत होता है वैसे। तो देखो आवर्ती में आवर्तकाल का मतलब क्या है, 1/n का मतलब क्या है, 1/n का मतलब क्या है, n क्या है यहाँ पर, आवर्ती है यहाँ पर, ठीक है। चाहे आप f लिख लो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, क्लियर। उसके बाद वेग आवर्ती तथा तरंग दैर्ध्य में क्या संबंध होता है, ठीक है। वेग बराबर होता है आवर्ती इंटू तरंग दैर्ध्य। वेग बराबर क्या होता है, आवर्ती इंटू तरंग दैर्ध्य। वैसे वेग बराबर होता है क्या है, दूरी बटा समय होता है ना। वेग को v लिखते हैं, आवर्ती को n लिखते हैं, तरंग दैर्ध्य को लैम्बडा लिखते हैं। तो समझ में आ गए नहीं आ गए बताओ, ये संबंध होता है इसमें, ठीक है ना। आवर्तकाल को क्या लिख सकते हैं, t बराबर 2π/w भी लिख सकते हैं, t बराबर 2π/w भी लिख सकते हैं। आपको याद रखना ये फॉर्मूला भी होता है इसका। 2 पाई की वैल्यू कितनी होती है बताओ, 180 होती है, 180 को 2 से गुणा करेंगे 360, आवर्तकाल 360 डिग्री का होता है ना, ठीक है। तो आपको ये याद रखना है यहाँ पर ये। नेक्स्ट जो आता है इसके अंदर वो आती है कला। क्या आती है, नेक्स्ट डेफिनेशन क्या आती है, कला। कला को क्या बोलते हैं इंग्लिश में, फेज कहते हैं। फेज, फेज क्या होती है, किसी माध्यम में तरंग संचरण की दशा में किसी विशिष्ट समय पर माध्यम के किसी कण की अवस्थिति कला कहलाती है। कला का मतलब कण की माध्य स्थिति से उसके विस्थापन तथा दिशा को, कण की किससे, जो कण है ना उसकी माध्य स्थिति से विस्थापन व दिशा का पता लगाना। जैसे मान लो इस दिशा में जा रही है, फिर इस दिशा में जा रही है, इस दिशा में, तो मतलब कि आपने माध्य स्थिति से यहाँ से अगर ये इस दिशा में जा रही है कैसे पता लगेगा, तो ये होती है कला। उसके बाद तरंग दैर्ध्य क्या होती है, ये किसी तरंग की लंबाई है, ठीक है। नेक्स्ट आता है चौथा तरंग दैर्ध्य। तरंग दैर्ध्य किसी तरंग की लंबाई से माध्यम के किसी कण के द्वारा अपनी माध्य स्थिति के दोनों ओर एक कंपन पूरा करने में
तय की गई दूरी के द्वारा प्रदर्शित की जाती है। तरंग दैर्घ्य एक समान कला में कंपन करते हुए दो निकटतम कणों के मध्य की दूरी के बराबर है। तरंग दैर्घ्य को लैम्बडा से दर्शाते हैं हम। दो लगातार सुरंगों के बीच की दूरी, दो लगातार गर्तों के बीच की दूरी, वह दूरी जिसमें एक सुरंग तथा एक गर्त हो, वह दूरी जिसमें एक संपीड़न एक विरलन हो, दो लगातार विरलनों के मध्य की दूरी, दो लगातार संपीड़नों के मध्य की दूरी, ये सारी क्या होती है? तरंग दैर्घ्य होती है। ध्यान से समझ लीजिए आप तरंग दैर्घ्य क्या होती है। देखो, अगर हम सुरंग की बात चले और गर्त की बात चले तो एक सुरंग और एक गर्त है ना, एक सुरंग व एक गर्त के बीच की दूरी, के बीच की दूरी, मतलब कहने का मतलब क्या है? देखो, एक सुरंग और एक गर्त के बीच की दूरी यहां से यहां तक, ठीक है। या फिर अपन कह सकते हैं दो सुरंगों के बीच की दूरी, एक सुरंग तो ये है, एक सुरंग ये है, दो सुरंगों के बीच की दूरी, समझ में आ गई? दो गर्त के बीच की दूरी, या फिर एक सुरंग व एक गर्त के बीच की दूरी, या एक संपीड़न, उसमें किसमें होता है संपीड़न विरलन? बताओ। अरे एक संपीड़न विरलन किसमें होता है? अनुप्रस्थ में होता है, अनुदैर्घ्य में होता है? अनुदैर्घ्य में होता है। तो अनुदैर्घ्य में जो होता है तो मतलब कि उन दोनों के बीच की दूरी बता सकती है, दो लगातार सुरंगों के बीच की दूरी, ठीक है, एक सुरंग तथा एक गर्त के बीच की दूरी। अब एक सुरंग और एक गर्त कहां पर है बताओ, कैसे है? यहां से यहां तक। क्लियर, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? दो सुरंगों के बीच की दूरी, दो गर्त के बीच की दूरी, दो संपीड़नों के बीच की दूरी, दो सुरंग दो विरलन के बीच की दूरी। समझ में आ रही मेरी बात? एक संपीड़न एक विरलन के बीच की दूरी, दो संपीड़न दो विरलन के बीच की दूरी। बस फर्क यह है कि तरंग की अगर हम बात करें तो अनुदैर्घ्य तरंग में गर्त सुरंग की जगह अलग चीज आ जाती है संपीड़न, और गर्त की जगह आ जाता है विरलन। बस बात एक ही है, ठीक है, दोनों के बीच की दूरी। लेकिन आपने देखा ना ये कण की दिशा आगे चल रही है, लेकिन ऐसा अनुदैर्घ्य तरंग में नहीं होता है, उसमें आगे फिर ऐसे पीछे, आगे फिर ऐसे पीछे, बस उसमें ऐसा होता है। इसलिए आपको ये बात समझ में आ गई होगी कि तरंग दैर्घ्य क्या होती है, ठीक है, ये बात आपको बिल्कुल समझ में आ गई होगी। वायु में संचरण करने वाली ध्वनि तरंग अनुदैर्घ्य तरंगें होती हैं। शांत जल में पत्थर फेंकने पर अनुप्रस्थ तरंगें उत्पन्न होती हैं। अनुदैर्घ्य तरंगें सभी माध्यमों में संचरित हो सकती है। अनुदैर्घ्य तरंगों की ध्रुवण नहीं होता है, इसमें पोलराइजेशन नहीं होता है, ये घूमती नहीं है। तो आज आपने तरंगों से संबंधित शब्दावली के बारे में अध्ययन किया, ठीक है। इसके बाद अपन नेक्स्ट तरंगों के प्रकार के बारे में कल अध्ययन करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।